नमस्ते। एक शिक्षक के तौर पर हमारी क्लास में हर बच्चे को समझना बहुत जरूरी होता है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारा समाज लड़के और लड़कियों को बचपन से ही अलग-अलग भूमिकाएं या रोल्स कैसे सिखाता है? आज हम इसी सामाजिक स्क्रिप्ट को, जिसे जेंडर रोल्स कहते हैं, समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ता है। चलिए, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। ये कहानी है राजू और मीना की, जो एक ही घर में पले बढ़े। राजू देर तक बाहर खेल सकता था, पर मीना को इसकी इजाजत नहीं थी। अगर मीना कभी ऊंची आवाज में बोल देती तो उसे डांट पड़ती, जबकि राजू के लिए ऐसा कोई नियम था ही नहीं। और फिर जब पढ़ाई की बात आई तो मीना को आगे पढ़ने से रोक दिया गया, ये कहकर कि अब उसे शादी के लिए तैयार होना है। वहीं राजू को डॉक्टर बनने के लिए पूरा सपोर्ट मिला। सोचिए, एक ही घर, एक ही माँ बाप, लेकिन दोनों के लिए नियम और मौके बिल्कुल अलग। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही परिवार में एक भाई और बहन के साथ इतना अलग बर्ताव क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब हमें हमारे आज के टॉपिक यानी जेंडर रोल्स या लैंगिक भूमिकाओं की जड़ तक ले जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये लैंगिक भूमिकाएं आखिर हैं क्या। राजू और मीना की कहानी में जो हमें फर्क दिखा, वो असल में समाज की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इसी स्क्रिप्ट को हम जेंडर रोल्स कहते हैं। अगर हम इसे परिभाषित करें तो जेंडर रोल समाज के बनाए हुए कुछ नियम हैं। ये नियम तय करते हैं कि किसी के लड़का या लड़की होने के आधार पर समाज उनसे किस तरह के व्यवहार की उम्मीद करता है, क्या सही है और क्या गलत। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ समाज की उम्मीदें हैं, कोई बायोलॉजिकल सच्चाई नहीं। अच्छा, इन भूमिकाओं को ना हम 4 मुख्य कैटेगरीज में बांटकर देख सकते हैं। पहली है रिप्रोडक्टिव रोल, जिसमें बच्चे पैदा करना, उनकी देखभाल और घर के काम आते हैं। ये काम अक्सर महिलाओं से ही उम्मीद किए जाते हैं। दूसरी है प्रोडक्टिव रोल, यानी वो काम जिसके लिए पैसे मिलते हैं। तीसरी है कम्युनिटी मैनेजिंग रोल, जो अक्सर महिलाएं समाज के लिए करती हैं बिना किसी पेमेंट के। और चौथी है कम्युनिटी पॉलिटिक्स रोल, जो ज़्यादातर पुरुष करते हैं और जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये भूमिकाएं हमें जन्म से नहीं मिलती, हम इन्हें अपने आसपास के समाज से सीखते हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकती हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि भूमिकाएं होती हैं, पर सवाल ये है कि हम इन्हें सीखते कहाँ से हैं? समाज ये स्क्रिप्ट हमें सिखाता कैसे है? चलिए अब समाजीकरण के उन एजेंट्स को समझते हैं जो बचपन से ही हमारे अंदर ये बातें डालते हैं। देखिए, 3 सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जो बचपन से ही ये सब हमें सिखाती हैं और इन भूमिकाओं को और भी मजबूत करती हैं। सबसे पहले आता है हमारा परिवार, फिर हमारा स्कूल और तीसरा मीडिया, जो आज के ज़माने में बहुत पावरफुल है। घर में तो ये बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू हो जाता है। लड़कों और लड़कियों को अलग-अलग काम दिए जाते हैं, जैसे लड़के बाहर का काम करेंगे और लड़कियां घर के अंदर का। अक्सर पिता अपने बेटों से इन भूमिकाओं को निभाने की ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। और जैसा हमने राजू और मीना की कहानी में देखा, बाहर आने जाने और बात करने की आज़ादी के नियम भी अलग-अलग ही होते हैं। एक टीचर के तौर पर यह समझना ज़रूरी है कि बच्चे इन्हीं सब अनुभवों के साथ हमारी क्लास में आते हैं। और फिर बच्चा आता है स्कूल, जहां यह प्रक्रिया और भी पक्की हो जाती है। कई बार टीचर्स भी अनजाने में लड़कियों की तारीफ उनके शांत और साफ सुथरे रहने के लिए करते हैं और लड़कों की उनके एक्टिव होने के लिए। लड़के लड़कियों की अलग-अलग लाइनें बनवाना भी इस अंतर के विचार को और मजबूत करता है। और क्लास के बाकी बच्चे, वो अक्सर उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो इन बनी बनाई धारणाओं पर खरे नहीं उतरते। चलिए अब देखते हैं कि ये सीखी हुई भूमिकाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब घर, पढ़ाई और काम की जगह पर कैसे नजर आती हैं। अगर हम देखें तो घर और काम की जगह पर उम्मीदें एकदम बटी हुई हैं। घर पर महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो खाना बनाएंगी, साफ सफाई करेंगी और बच्चियों को संभालेंगी। वहीं काम की दुनिया में पुरुषों को ही मुख्य कमाने वाला समझा जाता है। मीडिया भी तो यही दिखाता है ना, पुरुष कार और बिजनेस प्रोडक्ट्स के ऐड करते हैं और महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट्स और घर के सामान के। ये सारी तस्वीरें बच्चों के मन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अब होता क्या है कि जब ये भूमिकाएं बहुत ज्यादा कठोर हो जाती हैं तो ये स्टीरियोटाइप्स यानी कि रूढ़ियों का रूप ले लेती हैं और इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं, खासकर बच्चों के विकास पर। जैसे कि ये बच्चों की असली काबिलियत को ही सीमित कर सकती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को उनके जेंडर के लिए गलत मान लिया जाता है। ये बचपन में ही उनके करियर के सपनों को भी प्रभावित कर सकती हैं।
स्कूलों में ये जेंडर बेस्ड बुलिंग या बदमाशी की वजह बन सकती हैं। और तो और ये शारीरिक असंतोष और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से भी जुड़ी हुई हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक भावी शिक्षक होने के नाते इस स्थिति को बदलने में हमारी क्या जिम्मेदारी है? एक टीचर का फर्ज है कि वो अपनी क्लास में जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समता को बढ़ावा दे। तो एक टीचर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले हमें खुद के अनजाने में बने पूर्वाग्रहों को पहचानना होगा। क्लास में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना होगा जो सबके लिए हो। ऐसी किताबें और मटेरियल चुनना होगा जिनमें भेदभाव ना हो। हर बच्चे को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, चाहे समाज कुछ भी कहता हो। और ये पक्का करना होगा कि क्लास की हर एक्टिविटी में सबको बराबर का मौका मिले। हमारा जो असली लक्ष्य है वो है जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समता। इसका सीधा सा मतलब है लड़के और लड़कियों दोनों के साथ निष्पक्ष होना, उनकी जरूरतों को समझते हुए उन्हें मौके देना। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इक्विटी यानी समता के रास्ते से ही हम इक्वालिटी यानी समानता तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, जेंडर रोल समाज बनाता है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। दूसरी बात, इन्हें हम परिवार, स्कूल और मीडिया से सीखते हैं। तीसरी बात, ये भूमिकाएं जब स्टीरियोटाइप बन जाती हैं तो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, एक टीचर के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम क्लास में इक्विटी को बढ़ावा दें। और अब जाते जाते मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। एक भावी शिक्षक के रूप में आप अपनी क्लास को जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव से मुक्त बनाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।